हेलो गाइस, आई एम रिक्की एंड यूर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग फिजिक्स देख रहे थे और बीच में थोड़ी गैप हो गई थी क्योंकि गला में प्रॉब्लम हो गया था। तो अब हम ठीक हो चुके हैं और आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा, है ना, ध्वनि तरंग, साउंड वेव। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे फिजिक्स वाले प्लेलिस्ट पर आपको क्रम से वीडियो मिलती है। एक कोर्स से सारे टॉपिक पर हम बनाते जा रहे हैं और वीडियो बनती जा रही है। तो अगर आपको पूरा टॉपिक शुरू से देखना है तो आप उस प्लेलिस्ट को खोल करके देख सकते हैं। तो आज जो न्यू चैप्टर है ध्वनि तरंग, है ना, साउंड वेव, इसको हम लोग पढ़ते हैं। साउंड वेव क्या है और इसमें मुख्य रूप से इसकी आवृत्ति की जो वेव होती है उनकी आवृत्ति के बारे में, साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग, एक क्वेश्चन आता है कि ध्वनि क्या है, ध्वनि क्या है, साउंड क्या है। तो याद रखिए, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। और प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग है। यह आप लोगों ने अगली वीडियो में देखा था। तो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग क्या है? ध्वनि। यह एक क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहीं पर बन जाता है कि ध्वनि क्या है। तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। ध्वनि क्या है? एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। इसको एकदम अच्छे से सेट कर लीजिए। ध्वनि क्या है? एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बात रही अनुदैर्ध्य तरंग की और अनुप्रस्थ तरंग की। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा है अनुप्रस्थ तरंग क्या है। एक दो वीडियो पहले में अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं, इसकी विश्लेषणात्मक विवरण उसमें मिल जाएगी आपको। अब आगे देखते हैं ध्वनि तरंगों की का आवृत्ति परिसर, है ना, फ्रीक्वेंसी रेंज। आज हम लोग देखेंगे कि जो भी साउंड वेव है उनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वह किस प्रकार है और उसको फ्रीक्वेंसी रेंज के आधार पर किस प्रकार जो है डिवाइड किया गया है, इसको देखेंगे। तो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर, देखिए इस मामले में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर के माध्यम से, है ना, साउंड को 3 पार्ट में बांटा गया है। साउंड वेव को, ध्वनि तरंगों को 3 पार्ट में, श्रव्य, अवश्रव्य और पराश्रव्य। तो अवश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य, यह 3 प्रकार की तरंगें हैं। बहुत ही एग्जाम में पूछ जाते हैं इसके सोर्स क्या होते हैं, कहाँ से ये तरंगें उठती है और इनके यूजेस क्या होते हैं। तो उस सब चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका यह पैदा कहाँ से होती है, फिर इसका जो विकास है और उसके बाद पढ़ेंगे कि उसका उपयोग क्या है। तो सबसे पहला जो है अवश्रव्य तरंगें। अवश्रव्य तरंगों को बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव, है ना। अवश्रव्य तरंगों को क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक वेव। और जो इंफ्रासोनिक वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज, आवृत्ति परिसर कहाँ से कहाँ होता है। तो जो अवश्रव्य तरंगें हैं यह 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति होती है। इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से नीचे। अर्थात क्या, जो भी अवश्रव्य तरंगें हैं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी होगी। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात आती है। फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने देखा है लेकिन फिर एक बार सुन लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 सेकेंड में दोलन की संख्या या 1 सेकेंड में कंपन की संख्या, है ना। अब मान लीजिए हम बात करते हैं अवश्रव्य तरंग की, इंफ्रासोनिक वेव की। इंफ्रासोनिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वह 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इंफ्रासोनिक वेव की जो तरंगें हैं वह 1 सेकेंड में 20 हर्ट्ज से 20 दोलन से कम की कंपन करती है, इसलिए इसकी आवृत्ति कितनी हो गई? 20 हर्ट्ज से नीचे। तो यह आवृत्ति की बात हो गई। तो अवश्रव्य तरंगें जो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति जिस तरंगों की होती है उसे हम लोग अवश्रव्य तरंग कहते हैं, अर्थात इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। हो गया। दूसरा है, और देखिए यह सुना नहीं जा सकता। इंफ्रासोनिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी है बहुत लो होती है, 20 हर्ट्ज से भी डाउन होती है, इसलिए इसको सुना नहीं जा सकता। मानव का जो कान है वह इस वेव को, अर्थात अवश्रव्य तरंगों को सुनने में सक्षम नहीं है। इंफ्रासोनिक वेव को हम नहीं सुन सकते क्योंकि इनकी आवृत्ति बहुत कम होती है, वह 20 हर्ट्ज से नीचे हो जाती है। यह बहुत बड़े आकार के स्रोत से उत्पन्न होता है। अब सोर्स की बात हुई कि अवश्रव्य तरंगें उत्पन्न कहाँ से होती है, तो क्या है? बहुत बड़े आकार के स्रोत से उत्पन्न होती है। यह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़े आकार के स्रोत से मतलब क्या हुआ? यह वहां पैदा होगी जो बहुत बड़े आकार का सोर्स, जहां बड़ा आकार पे बहुत बड़े आकार के स्रोत से उत्पन्न होगा। अर्थात कि यह जो उत्पन्न होने की जो जहां से ये पैदा होगी वहां सोर्स क्या होगी? बहुत बड़े स्थान से या बड़े माध्यम से यह जो है पैदा होती है। इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो ये हम लोगों ने बात किया अवश्रव्य तरंगों की। तो अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे, मनुष्य का कान इसे सुनने में सक्षम नहीं है। दूसरी बात। तीसरी बात, यह उत्पन्न कहाँ से होती है? तो बहुत बड़े आकार के स्रोत से उत्पन्न होती है। यह हो गई बात इंफ्रासोनिक की, अर्थात अवश्रव्य तरंगों की। अवश्रव्य तरंग हो गया। अब दूसरा देखते हैं हम लोग श्रव्य तरंगें, है ना। ये हो गया श्रव्य तरंगें। क्या है? ऑडिबल वेव। इसके नाम से ही आपको लगता है ऑडिबल वेव, श्रव्य तरंगें, अर्थात ऐसी तरंगें जो श्रव्य हो, जिसे मानव का कान जो है सुनने में सक्षम हो,
सुन सकता है, वह क्या हो गया आपका श्रव्य तरंग है। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ऑडिबल वेव, है ना। इंफ्रासोनिक देख लिए, अब ऑडिबल वेव। ऑडिबल वेव वह है जिसे हम लोग सुन सकते हैं, जो जिसको मानव का कान सुनने में सक्षम है। तो यह कितना होगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, है ना। अब आपसे पूछा जाए ऑडिबल वेव जो है, जो श्रव्य तरंगे हैं, उसकी आवृत्ति परिसर जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कितनी है, तो 20 से 20 हर्ट्ज। यहाँ आप देखिए 20 से नीचे और यहाँ 20 से ऊपर और 20,000 से नीचे, अर्थात 20 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनि तरंगे होंगी और जो 20,000 हर्ट्ज से नीचे की, अर्थात दोनों के बीच की, आप सोच सकते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज, इसके बीच की, इस फ्रीक्वेंसी के बीच की जो भी तरंगे होंगी वो क्या कहलाएगी, श्रव्य तरंगे कहलाएगी, अर्थात ऑडिबल वेव कहलाएगी। इसे मानव का कान सुन सकता है। तो मूल रूप से आपको इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज याद रखनी है ना, श्रव्य तरंगों की 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच, ठीक है। इसे हमारा कान सुन सकता है, इसे मनुष्य का कान जो है सुनने में सक्षम है, आराम से सुन सकता है। तो ये हो गया ऑडिबल। अब तीसरा है पराश्रव्य तरंगे, है ना, अल्ट्रासोनिक वेव। पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव। अगर आप हिंदी समझ पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। अब श्रव्य जो सुना नहीं जा सकता, श्रव्य जो सुना जा सकता है, पराश्रव्य जो बहुत ज़्यादा, वह भी नहीं सुना जा सकता। तो यह जो अब श्रव्य है और पराश्रव्य, श्रव्य के अंदर अब लगा दीजिए या परा लगा दीजिए, दोनों में से कोई भी आदमी नहीं सुन सकता, सिर्फ श्रव्य तरंगों को सुन सकता है, ऑडिबल वेव को सुन सकता है। अब पराश्रव्य तरंगे क्या है, इसको भी देख लेते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव, यह जो है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति, है ना। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। 20 से नीचे अब श्रव्य, 20 और 20,000 के बीच में श्रव्य, और 20,000 से भी ऊपर क्या हो गया, पराश्रव्य। तो कोई आपसे पूछे कि पराश्रव्य तरंगे या फिर अल्ट्रासोनिक वेव की जो है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो वह 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर होती है ना। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, तो ये हो जाएगी पराश्रव्य तरंगों की। इसे मनुष्य का कान नहीं सुन सकता है। मनुष्य का कान श्रव्य तरंगों को सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ही फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है, उसके अलावा किसी को नहीं सुन सकता है। तो इसको है, मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकता, लेकिन कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ सुन सकता है। कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ जो है यह इस वेव को भी सुन सकता है, किसको, पराश्रव्य तरंगों को सुन सकता है। ऐसा कभी कभी कहा जाता है कि आप देखेंगे कहीं बिल्डिंग गिरने वाली होती है और बिल्ली पहले उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है। ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें इसी का उसके पास वो साधन है जिससे वो जो है पराश्रव्य तरंगों को भी सुन सकता है। वो पहले उसका जो है उसको हम लोगों को लगता है कि पहले हो गया, लेकिन वो पहले नहीं हुआ। वो उस चीज़ को, उस वेव को वह पकड़ सकती है, वो उसको सुन सकती है। इसलिए वो क्या होता है, घर पहले खाली करके भाग जाती है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि गिरने वाला है। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत होगी, पराश्रव्य तरंगों के अंतर। कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ ही इसको सुन सकता है, और भी कुछ हैं जो इसको सुन सकते हैं। तो मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकते हैं। आगे है इसका सोर्स, ये कहाँ से पराश्रव्य तरंगें जो है उत्पन्न होती है, वो कहाँ से पैदा होती है। तो देखिए, यह है गाल्टन की सीटी। गाल्टन की सीटी द्वारा तथा दाब विद्युत प्रभाव द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपन से उत्पन्न करते हैं। अब देखिए, ये बात समझने वाली है कि जब भी पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती है, तो पराश्रव्य तरंगें कहाँ से उत्पन्न होती है, इसके बारे में है। यह गाल्टन की सीटी द्वारा उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर ये जो गाल्टन की सीटी लिखा है, आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि ये गाल्टन की सीटी क्या कर रहा है। हम इसको देखेंगे। गाल्टन की सीटी द्वारा भी उत्पन्न होता है तथा दाब विद्युत प्रभाव द्वारा और क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपन से भी उत्पन्न होता है। तो यह हो गया इसका सोर्स। देखिए, गाल्टन की सीटी क्या थी, एक वैज्ञानिक हुए इडेमान, जिसका नाम था इडेमान। इडेमान साहब ने एक ऐसा यंत्र बनाया जो कि 1 सेकेंड में 1 लाख कंपन को, 1 लाख दोलन को उत्पन्न कर सकता है। 1 सेकेंड में 1 लाख को। अब ऐसा सीटी बनाया, ऐसी उसकी रचना एक सीटी की ऐसी की जो 1 सेकेंड में 1 लाख कंपन को उत्पन्न कर सकता है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1 लाख। अब देखिए, यहाँ है 20,000 हर्ट्ज की ही बात। जो साधन 1 लाख की फ्रीक्वेंसी को उत्पन्न करने में सक्षम है, उसके लिए 20,000 का उत्पन्न करना कोई बड़ी बात नहीं है।
तो यह जो इडेमान साहब ने एक यंत्र बनाया जिसका नाम रखा गया गाल्टन की सीटी, और यह 1,00,000 कंपन 1 सेकंड में उत्पन्न करने में सफल होता है। कौन? गाल्टन की सीटी नाम का जो यंत्र है, यह 1 सेकंड में 1,00,000 वेव को, 1,00,000 जो है हर्ट्ज की आवृत्ति को उत्पन्न करने में सक्षम था। और इन्हीं के साथ जो है इसमें क्या होती है, इसकी जो रचना होती है, एक तुंड से हवा फूंकी जाती है। एक तुंड से मतलब कि एक जो है फूकने का ऐसा यंत्र बनाया गया सीटी, यह एक सीटी बनाई गई ऐसा समझ सकते हैं, जिसमें कि तुंड से हवा फूकी जाती थी और एक दीर्घ छेद्र से हवा टकराकर बाहर जो है निकलती थी। और बाहर निकलने में क्या होता है, एक छूर धार से टकराकर परासरावी तरंगें निकलती थी। तो कुल मिलाकर के आप समझें कि यह इडेमान की रचना है जो एक सीटी के रूप में बनाई गई थी, मतलब एक सीटी के रूप में बनाई गई थी जिसको गाल्टन की सीटी कहा गया। और यह जो यंत्र बनाया गया गाल्टन की सीटी, इसमें मुख्य इसका कार्य क्या था, यह 1,00,000 फ्रीक्वेंसी तक की जो है तरंगों को उत्पन्न करने में सक्षम था। तो अब आपको दिक्कत नहीं है गाल्टन की सीटी क्या है। तो गाल्टन की सीटी इडेमान द्वारा बनाया गया एक यंत्र था जिसमें कि 1 सेकंड में 1,00,000 आवृत्ति या कह सकते हैं कि 1,00,000 फ्रीक्वेंसी तक की जो वेव है उसको उत्पन्न की जाती थी। तो गाल्टन की सीटी द्वारा तथा दाब विद्युत प्रभाव है ना, ये प्रेशर इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दाब विद्युत प्रभाव द्वारा क्वार्टज के क्रिस्टल के कंपन से उत्पन्न होती थी। क्वार्टज के क्रिस्टल के कंपन से उत्पन्न होती थी कौन? तो यह परासरावी तरंगें उत्पन्न होती थी, या तो गाल्टन की सीटी द्वारा भी उत्पन्न होती थी, या फिर ये जो दाब विद्युत प्रभाव द्वारा क्वार्टज के क्रिस्टल के कंपन से भी उत्पन्न होती थी। आगे देखते हैं। आवृत्ति अधिक होने के कारण ऊर्जा बहुत अधिक होती है ना। परासरावी तरंगों की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाना, अर्थात 1 सेकंड में 20,000 से ज़्यादा कंपन होना या ज़्यादा दोलन होना, यह जो है आवृत्ति बहुत अधिक होने का कारण। और आवृत्ति बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होती थी, उसमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। किसमें? तो ये परासरावी तरंगों की ऊर्जा जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आवृत्ति अधिक होने के कारण ऊर्जा बहुत अधिक होती है किसमें? परासरावी तरंगों में। और साथ ही तरंग दैर्घ्य छोटे होने के कारण है ना, इन्हें एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम तुरंत याद कर लीजिए। क्या कहा गया? देखिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है ना। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वेवलेंथ उतनी कम होगी, तरंग दैर्घ्य उतनी कम होगी। तो इसमें क्या है कि तरंग दैर्घ्य छोटे होने के कारण इन्हें एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है, क्योंकि इसकी जो तरंग जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई तो वेवलेंथ छोटा हो गया, और वेवलेंथ छोटे होने के कारण इन्हें पतले किरण पुंज के रूप में, एक छोटे से पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भी भेजा जा सकता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, निम्नलिखित तरंगों में से किन तरंगों को दूर तक भेजा जा सकता है एक पतले किरण पुंज के रूप में? तो आपको क्या मारना है? परासरावी तरंगों को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, परासरावी तरंगों को एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और उसका वेवलेंथ बहुत कम है ना, आवृत्ति बहुत ज़्यादा है और तरंग दैर्घ्य बहुत कम है। तो अब समझ यहाँ ये पैदा होती है कि जिन भी तरंगों की तरंग दैर्घ्य छोटी होगी है ना, उसको दूर तक भेजा जाने में वह सक्षम हो सकता है, वह जो है दूर तक भेजा सकती है। तो लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपको मारना है परासरावी तरंगें, क्योंकि इस तरंगों की तरंग दैर्घ्य छोटी होने के कारण इसे जो है एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। सोनिक वेव है ना, परासरावी तरंगों का उपयोग, क्या क्या यूज है परासरावी तरंगों का, है ना, परासरावी तरंगों का क्या क्या उपयोग है, इसको हम लोग देखेंगे क्या क्या यूज है। तो क्या है अल्ट्रासोनिक वेव का जो यूज है उसको देखेंगे हम लोग कि परासरावी तरंगों का उपयोग क्या है। तो देखिए, इसका हम लोगों ने सोर्स भी देखा, कहाँ से उत्पन्न होता है, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये सब चीज़ों को देखा। अब देखेंगे इसका यूजेज। तो पहला है संकेत भेजने में। परासरावी तरंगों का उपयोग किस में होता है? संकेत भेजने में। एक जगह से दूसरी जगह कोई संकेत भेजना हो, कोई सिंबल भेजना हो, तो संकेत भेजने में अल्ट्रासोनिक वेव अर्थात परासरावी तरंगों का उपयोग होता है संकेत भेजने में। दूसरा है समुद्र की गहराई का पता लगाने में। समुद्र कितनी गहरी है इस बात की पता किससे लगाई जा सकती है? तो यह परासरावी तरंगों से, है ना। परासरावी तरंग अर्थात अल्ट्रासोनिक वेव से ये पता लगाया जा सकता है कि किसी समुद्र की गहराई कितनी है। तो समुद्र की गहराई का पता लगाने में। थर्ड पॉइंट है कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में। घड़ी के पुर्जे को साफ करने में भी परासरावी तरंगों का उपयोग किया जाता है ना। कीमती कपड़ों को साफ करने में भी परासरावी तरंगों का उपयोग किया जाता है, और वायुयान के पुर्जों को साफ करने में भी, वायुयान के पुर्जों को भी साफ करने में परासरावी तरंगों का उपयोग किया जाता है। चौथा है कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में। आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा, कल कारखानों की चिमनी से कालिख हटाने में निम्नलिखित में से किस आवृत्ति के साउंड वेव को यूज किया जाता है? तो क्या मारना है आपको?
पराश्रवी तरंगों द्वारा जो है कल कारखानों के, है ना, उसके ऊपर में चिमनी में होने वाले गंदगी को साफ किया जाता है। तो कल कारखानों की चिमनियों से काली को हटाने में उपयोग किया जाता है। पांचवा है दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, है ना, दूध के अंदर अगर कोई हानिकारक जीवाणु है उसको भी नष्ट किया जा सकता है। किससे? तो वह नष्ट किया जा सकता है पराश्रवी तरंगों से, अर्थात अल्ट्रासोनिक वेव से। छठा है गठिया रोग के उपचार में, गठिया रोगों के उपचार में भी अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग किया जाता है। एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का, ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए भी आपका अल्ट्रासोनिक अर्थात पराश्रवी तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या क्या यूजेस थे? संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, ये सब में किसका उपयोग हो रहा है? पराश्रवी तरंग अर्थात अल्ट्रासोनिक वेव का। कीमती कपड़ों को साफ करने में, वायुयान को साफ करने में, घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, है ना, कल कारखानों की चिमनी की कालिख को साफ करने में, और दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में भी अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग किया जा रहा है। और गठिया रोग के उपचार में एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का भी पता लगाने में किसका उपयोग किया जा रहा है? तो अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है मित्र, तो आज वीडियो को यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।